प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में। आइए मैं लिए चलता हूँ आपको अगले पाठ की ओर। वर्ग अष्टम, पाठ 5, विषय हिंदी, बड़े भाई साहब। लेखक प्रेमचंद, प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। बंगला कन्या मध्य विद्यालय साड़म। बच्चों, हम जो आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो भाई हैं। एक भाई छोटा है और एक भाई बड़ा है। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि हमें समझ कर पढ़ना चाहिए। केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए। उसके अर्थ को समझ कर हम पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं और सफलता की ओर जाएंगे। तो प्रस्तुत कहानी यह बतलाती है कि पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, बोझ समझ कर नहीं। यह कहानी शिक्षा की रटंत प्रणाली की कमियों को उजागर करती है। कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि इसके लिए जीवन का अनुभव भी जरूरी है। कहानी थोड़ी लंबी है बच्चे, तो मैं कहानी को एक दिन में आधा ही पढ़ाऊँगा और अगले वीडियो में मैं इसके आगे बढ़ूँगा। तो आप डरे नहीं, आराम से मेरे साथ किताब आप भी बुक खोल लें और साथ में मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक को निकाल के पढ़ें। और कोई बात नहीं, वीडियो भी ध्यान से देखें। आपके सामने ऑनलाइन डिजिटल बुक खुला हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो कहानी भाई, छोटे भाई और बड़े भाई। तो कहानी जो स्टार्ट कर रहे हैं छोटे भाई साहब और बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे हैं। तो बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे मतलब कि 3 दर्जे का मतलब होता है वर्ग। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, मतलब कि बुनियाद ही मजबूत ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, मतलब मजबूत कैसे बने। मैं छोटा था, वो छोटे थे, जो कहानी कह रहे वो छोटे थे और वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। छोटे भाई साहब 9 साल के हैं और बड़े भाई साहब 14 साल के हैं। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। हाँ, बड़े थे तो उनको तो होगा ही, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं इनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मतलब वे 9वीं क्लास में पढ़ते थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था।
1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुझसे यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल खेल रहा था। मेरी मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज न था। रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, जो चाहे पढ़ ले। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2-3 साल पढ़ा रहता हूँ। मतलब कि एक ही वर्ग में ये 3-4 साल फेल कर जाते हैं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठता, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 घंटे 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी व दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वह जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। फिर भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता और उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह से दबे पाँव आता, फिर उन्हें खबर न होती। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर जैसे मौत और विपत्ति के बीच मैं भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता।
सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब के आड़े हाथ लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से वह हैकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं, भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया? मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय का मतलब होता है कि उसको क्या है समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे बच्चे, मैं कहानी को यहीं पर रोक रहा हूँ और अगले भाग में मिलूँगा। कहानी बहुत लंबी हो चुका हूँ और मैं एक और वीडियो बनाया हूँ जिसको नाट्य रूपांतर के रूप में है, और आप उसको अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको समझ जाएंगे कि छोटे भाई ने क्या कहा है और बड़े भाई ने क्या कहा। अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों।